नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आज से नया एक सिलसिला शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव मैंने सीरीज बंद कर दी थी, उसको फिर शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा ये मैंने अपने ख़याल और अपने तजर्बे से ही टाइप करवाए हैं। इनमें गलतियाँ हो सकती हैं, कोई भी गलती है तो ज़रूर बताइएगा। प्रैक्टिस के तौर पर बहुत ही टॉप क्लास के मैं क्वेश्चन कोशिश करूँगा लाने की। आज का पहला सवाल ये है कि किसी भी बोली में माकूसी मुसम्मते डाल, यानी किस बोली में माकूसी मुसम्मते डाल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। चारों ऑप्शन आप देखिए, थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। खड़ी बोली होगा सही, कि ब्रज भाषा या पंजाबी या महाराष्ट्री। चारों ऑप्शन आप देखिएगा और इनमें से आपको जवाब देना है कि जो माकूसी मुसम्मते डाल है, इस डाल का इस्तेमाल किस ज़बान में ज़्यादा होता है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो आपको याद रखना है, मुशद्दद अल्फाज पूछा जाए और या फिर मुसम्मते डाल का जो इस्तेमाल पूछा जाए, आपका आंसर होगा खड़ी बोली। सही आंसर आपका होने वाला है खड़ी बोली। इसके बाद में है किस बोली की ज़मीर में तेरा मेरा की जगह पर। देखिए, जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से सीरीज़ शुरू की थी, ये मैंने उनमें पढ़ाया हुआ है और उन्हीं से मैंने ये मॉक टेस्ट बनाया हुआ है। तो किस बोली में ज़मीर जो होता है उसमें तेरा मेरे की जगह पे तुझ मुझ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये कन्नौजी है या फ़ारसी ज़बान होगी, आपको यहाँ से आंसर देना है। हरियाणवी होगी या खड़ी बोली। उम्मीद करता हूँ ये भी सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। देख लीजिए इसमें आंसर क्या सही होने वाला है। तो आपका आंसर सही होगा खड़ी बोली। याद रखिए, खड़ी बोली को आपको अच्छे से याद करके जाना है। खड़ी बोली से मुतालिक बहुत सवाल बनते हैं। अगर इसी तरह से आपसे एक और सवाल पूछ लिया जाए, मान लीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की ज़बान को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं साथ साथ में कुछ नए सवाल, कुछ ऐसे सवाल जिनसे आपकी मुताले में इजाफ़ा होता रहे, ऐसे बातें रखता रहूँगा सामने। तो अगर मध्य प्रदेश की ज़बान को मगरबी हिंदी की ज़बान पूछा जाए किसने कहा, तो आपका आंसर सही होना चाहिए गुरीरसन। देखिए, अगला सवाल ये है कि कदीम हिंद आरियाई ज़बान कितने साल माना जाता है। उसका ज़माना जो है वो कितने साल माना जाता है। कदीम हिंद आरियाई का ज़माना 1000 साल का है, 2000 साल का है, 3000 साल का है, या फिर आपको आपको बताना है 1500 साल, यानी 1500 का है। तो कदीम हिंद आरियाई का दौर उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होना चाहिए। जो हिंद आरियाई ज़बान है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया, कदीम हिंद आरियाई, वस्ती हिंद आरियाई, जदीद हिंद आरियाई। तो उम्मीद करता हूँ ये आंसर सभी का सही होना चाहिए। देखिए, 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह, तो 1000 साल हुआ है, यानी पहला हिस्सा जो है वो 1000 साल का है, ये आपको याद रखना है। वस्ती हिंद आरियाई जो है वो 1500 साल का है, ये आपको याद रखना है। यानी 500 कब्ल मसीह से 1000 साल तक के लिए जो दौर है, और 1000 साल से लेकर के जो अभी तक का दौर चल रहा है वो जदीद हिंद आरियाई का दौर है। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा। आपका आंसर पहला वाला सही होगा, यानी 1000 साल। ये आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद में याद रखिएगा, देखिए ये सारे क्वेश्चन मैं पीडीएफ के तौर पे ग्रुप में भी कोशिश करूँगा शेयर कर दूँ। आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, और इसी तरह की प्रैक्टिस हासिल करने के लिए आप चैनल से मेरे जुड़ के सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। अगला सवाल देखिए कि कदीम हिंद आरियाई को स्वदेश्वर वर्मा, इसका नाम आपको रट जाना है। स्वदेश्वर वर्मा जो हैं उन्होंने कितनी मंजिलों में तकसीम किया है। 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल या फिर 2 मंजिल। यहाँ से आपको याद रखना है 2 मंजिल। तो कितनी मंजिलों में कदीम हिंद आरियाई को स्वदेश्वर वर्मा ने बांटा है, तो कितनी मंजिल है। उम्मीद करता हूँ सभी का ये सही आंसर हुआ होगा, और ये आपका आंसर सही होगा 5 मंजिल। 5 होना चाहिए आंसर, यानी आंसर नंबर आपका सही होने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए ये पाँचों मंजिलें कौन कौन सी हैं, तो उनके नाम भी आपको स्वदेश्वर वर्मा के याद रखना होंगे। जैसे इन्होंने सबसे पहली जो मंजिल बांटी है स्वदेश्वर वर्मा ने, नंबर 1 पे इन्होंने बांटा है वैदिक मंजिल, नंबर दूसरे पे बांटा है अहद पानी की मंजिल। तो वैदिक मंजिल, फिर अहद पानी की मंजिल, फिर रज़मिया मंजिल, उसके बाद में है देनवी मंजिल, दिनवी मंजिल या देनवी जो भी हो, इसके बाद में है टकसाली मंजिल। तो 5 आपको याद रखना है, 5 में बांटा गया है। इसी तरह से मगरबी हिंदी की बोलियां भी 5 ही हैं।
आगे देखिए, पाली भाषा को पाली भाषा को और किस नाम से जाना जाता है? ये आपका आंसर इसमें क्या होगा? अर्धमागधी, मागधी, पेशाची या फिर इसके बाद में शोरसेनी। तो आपका आंसर इसमें क्या सही होने वाला है? पाली भाषा को पाली भाषा को और किस नाम से जाना जाता है? तो अर्धमागधी या मागधी या पेशाची या फिर शोरसेनी। ये चारों आंसर आपके सामने हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आंसर सभी का सही होना चाहिए। देखिए, पाली भाषा किसकी थी? तो जो बौद्ध धर्म थे, बुद्ध धर्म, गौतम बुद्ध थे, उनकी अपनी भाषा पाली थी। और पाली संस्कृत के बाद में पाली ही आ गई। तो पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश। ये क्रम है जदीद हिंद आर्य ज़बानों के इर्तिक़ा का। तो अब ये पैदा कहाँ हुए थे गौतम बुद्ध? तो ये बुद्ध गया बिहार के अंदर पैदा हुए। और बिहार जो है उसका पुराना नाम, ये कॉमन फैक्ट है, मगध था। तो याद रखिएगा मागधी। अर्धमागधी मत लगा देना, मागधी आपको लगाना है जब मागधी का नाम नहीं होगा, तब आपको अर्धमागधी को लगाना है। इसके बाद में अगला सवाल है, अपभ्रंश को प्राकृत की मवादे इर्तिक़ा किसने कहा है? तो इनमें से अपभ्रंश को, अब ये देखिए नज़रिए से मुतालिक सवाल हैं। ये सारे नज़रिया जो हैं ज़बान की इर्तिक़ा से मुतालिक, वो आपको अच्छे तरह से रटे होने चाहिए। जैसे मसूद हुसैन ख़ान का नज़रिया है, मसूद हुसैन ख़ान है, उन्होंने कई तरह से बताया है। देखो, सरज़मीन दहली को भी मसूद हुसैन ख़ान का नज़रिया है, ये आपको याद रहे। मसूद हुसैन ख़ान ने ही इसके लिए कहा है। तो मसूद हुसैन, दूसरी चीज़ इबादत बरेलवी और एहतशाम, ये तो दोनों कट जाएंगे क्योंकि ये माहिर लिसानियात नहीं है, ये नक्काद हैं, इन्होंने तो कहा नहीं। इसके बाद अगला ऑप्शन है स्वदेशर वर्मा। स्वदेशर वर्मा ने जो है वो ज़बानों को इर्तिक़ा के तौर पर बांटा तो है, लेकिन कहाँ से कौन सी ज़बान निकली है, इस तरह का उनका नज़रिया नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ अब सभी का आंसर सही हुआ होगा। आपका आंसर सही होगा मसूद हुसैन ख़ान। मसूद हुसैन ख़ान ने ही कहा है अपभ्रंश को प्राकृतों का मवाद इर्तिक़ा। ये आपको याद रखना है। और इन्हीं का नज़रिया है कि उर्दू दहली से, नवाहे दहली से पैदा हुई है। ये भी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए मसूद हुसैन ख़ान के बारे में। दूसरी चीज़, मसूद हुसैन ख़ान के मुताबिक उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेज़िश से निकली। खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेज़िश से निकली, ये बात भी मसूद हुसैन ख़ान की कही हुई है, जो आपको याद रखना चाहिए। अगला सवाल देखिए, सवाल है अपभ्रंश का लफ्ज़, यानी अपभ्रंश का लफ्ज़ सबसे पहले किस किताब में इस्तेमाल हुआ? खूब पूछा जाने वाला सवाल है। और मैंने ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, उसमें ये सारी चीज़ें बताई हैं वन लाइनर क्वेश्चनों में। वो सीरीज़ भी चलती रहेगी, लेकिन प्रैक्टिस आप करते रहिए। और प्रैक्टिस जितने भी बच्चे करने वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जब किसी का भला करेंगे तभी आपका भला होगा, ये मत सोचिएगा। हमारे एक साथी हैं, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, उन्होंने मुझको जानबूझ करके यूट्यूब पर पढ़ाने से मना कर रखा है, नोट्स को शेयर करने से मना कर रखा है, क्योंकि वो भी एक एग्ज़ाम की JRF वगैरह नेट की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए नेट के वो क्लास नहीं चलाने दिए गए कि आप जो है कंपटीशन बढ़वाएंगे, नोट्स वो शेयर कर देंगे जो हम लोग अपने लिए तैयार करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। जिसको कामयाब होना है, खुदा को करना है, वो हो जाएगा। आप एक दूसरे की मदद करते रहिए। ये छुपा छुपाई का खेल बंद कर दीजिए कि मैं नोट्स अपने दिखा दूंगा तो वो कामयाब हो जाएगा, मैं रह जाऊंगा। ये सब गलत बातें हैं, इनको दिमाग से निकालिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उतनी ही ज़्यादा आप मजबूती से पढ़ेंगे और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास रखिए। तो इसमें कौन सा होगा? अपभ्रंश जो लफ्ज़ है वो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ ऋग्वेद में हुआ है, या नौरस में हुआ है, नाट्य शास्त्र में हुआ है, इसके बाद में, या फिर महाभारत में हुआ है। अच्छा, आपसे अगर ये पूछ लिया जाए ये किस दौर की किताबें हैं, तो एक अलग तरह का सवाल है। यहीं पे मैं सवाल अगर पूछ लूँ कि अब ये जो नाम दिए गए हैं, ऋग्वेद, नौरस, नाट्यशास्त्र और महाभारत, ये किस किस काल की हैं? तो देखिए, ये तो कदीम हिंद आर्याई का दौर मान लिया जाएगा। ये भी ऋग्वेद का कदीम हिंद आर्याई, और महाभारत जो है वो इसके वस्ती हिंद आर्याई का ज़माना माना जाएगा। और नाट्यशास्त्र जो है ये आपको मानना पड़ेगा रज़मिया मंजिल के अंदर माना जाएगा। और नौरस जो है ये लिखी हुई किताब आपको मालूम है इब्राहिम आदिल शाह सानी ने लिखी है, उनको जगत गुरु कहा जाता है। तो इस तरह से ये चारों चीज़ें आपको याद रहें। आपका आंसर इसमें सही होगा नाट्यशास्त्र। यहाँ से साफ करके देखिए, नाट्यशास्त्र जो है ये किताब पाणिनि की लिखी हुई है, और पाणिनि ने ही सबसे पहले अपभ्रंश लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था।
उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगला सवाल देखिए, मैथिली, इसके बाद में मगही और भोजपुरी किस इलाके की ज़बानें हैं? ये भी कॉमन सेंस का सवाल है। गुजरात की है, कश्मीर की है, बिहार की है, राजस्थान की है। तो कहाँ की है? मैथिली आपको मालूम होना चाहिए, मैथिली, मगही और भोजपुरी, इसके बाद में अर्धमागधी। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो ये चारों ज़बानें जो हैं वो बिहार की हैं। यहाँ पे राजस्थान आप मत लगा दीजिए ना, कश्मीर। पेशाची अगर पूछा जाए कश्मीर की है। इसके बाद में जो है मालवी है, जयपुरी है, या जो है और भी इस तरह की ज़बानें हैं वो राजस्थान की हैं। गुजरात की तो गुजरी है, दक्कनी है, ये जो गुजरात की ज़बानें हैं। आगे राजस्थान की 4 अहम बोलियां कौन कौन सी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर इसको आपने हल कर लिया, समझ लीजिए आप एक अच्छी तैयारी से हैं। देखिए, मारवाड़ी, राजस्थानी, जयपुरी, यहाँ से चारों ऑप्शन देखिए। राजस्थान की जो बोलियां हैं उन वो आपको बतानी हैं। तो इसमें से आपको आंसर देना है कि राजस्थान की जो बोलियां हैं उनमें मारवाड़ी, राजस्थानी, जयपुरी या फिर मेवाती, इन चारों में से कौन सी वो ज़बान है जो राजस्थान की बोली में शामिल नहीं है? ये आपको नहीं का फैक्ट देखना है। यहाँ से देखिए इनमें कौन सी नहीं है, मारवाड़ी, राजस्थानी, जयपुरी या फिर मेवाती। उम्मीद करता हूँ ये आंसर जिस जिस बच्चे ने दिया तो सच में उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। यूपी टीजीटी वाले बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा और पूरी ताकत लगा दीजिए। आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप परफेक्ट होते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इसका सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो आपका आंसर सही होगा जयपुरी, वो सॉरी राजस्थानी। राजस्थानी जो है वो इनमें से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राजस्थानी मजमुआ है 4 ज़बानों का, मारवाड़ी का, जयपुरी का, मेवाती का और साथ साथ में एक और नाम याद रहे, मालवी। मालवी का नाम आपको याद रखना है, मालवी। मालवी जो है ये, तो मालवी, जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, इन 4 ज़बानों को मिलकर के जो मजमुआ बना है वो कहा जाता है राजस्थानी। तो यहाँ पर आपको एनालिसिस करके इसका जवाब देना था। राजस्थानी आपका आंसर सही होगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। सवाल है, जदीद हिंद-आरियाई ज़बानों को 2 शाखों में बांटा गया है। जदीद हिंद-आरियाई जो ज़बानें हैं उनको 2 शाखों में बांटा गया है। दर्जा झेल में से कौन सी शाख जो है वो हैं? तो 2 जो शाखें हैं बांटी गई हैं जदीद हिंद-आरियाई की, उनका जवाब आपको देना है कौन सी हैं। क्या पहाड़ी और उड़िया हैं, अंदरूनी और बैरूनी हैं, इसके बाद में जो है कमायूनी और गढ़वाली है, या फिर पैसाची और महाराष्ट्री है। तो वो 2 ज़बानों में जो बांटा गया है, सवाल यहाँ से देख लीजिए, जदीद हिंद-आरियाई ज़बानों को 2 शाखों में बांटा गया है। दर्जा झेल में से वो कौन सी 2 शाखें हैं जो जदीद हिंद-आरियाई है? तो उम्मीद करता हूँ ये आसान सा सवाल है और आपका आंसर सही हुआ होगा। बी नंबर आंसर सही होगा, अंदरूनी और बैरूनी। अब सवाल नंबर 11 देखिए, ज़बान की साइंसी तरीक़े के मुताले को क्या कहा जाता है? उम्मीद करता हूँ सबका आंसर सही होना चाहिए। ये मैं सब पढ़ा चुका हूँ और अगर फिर भी आपके आंसर सही नहीं हो रहे हैं तो आप बहुत कमज़ोर हैं और आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये तो हम देख भी रहे हैं कि मेहनत नहीं कर रहे हैं। कि हिंदी की वीडियोज़ जब मेरी आती हैं तो उन पर धड़ाधड़ व्यूज़ आते हैं, धड़ाधड़ उस पर कमेंटबाजी होती है। लेकिन इसमें ना तो कमेंट होते हैं ना कुछ। मुझे मालूम है कि तैयारी पूरी अच्छी तरीके से उर्दू वाले नहीं करे, कुछ 2-4 बच्चे हैं और वो ज़रूर बाजी मारेंगे। तो इनमें से क्या करना है कि साइंसी तरीक़े के जो मताला होता है उसको क्या कहते हैं? सूतियात, सर्फियात, मानियात या लिसानियात। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो साइंसी तरीक़े के मताले को क्या कहेंगे? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो आपका आंसर सही होगा लिसानियात। जो लिसानियात है, ज़बान बनती है तो वो साइंसी तरीक़े के मुताले से ही बनती है और उनमें जो मुताला किया जाता है वो इनका किया जाता है। अगला सवाल देखिए, आगे है, खड़ी बोली को उर्दू की असल करार किसने दिया? तो खड़ी बोली को उर्दू की असल करार देने का काम किसने किया? अभी मैं नज़रिए पे बात कर रहा था थोड़ी देर पहले और ये तो आपको पता ही होगा। अब खड़ी बोली का जो किसने नज़रिया पेश किया है, तो एक्सप्लेन में ये बात हम कर चुके हैं। तो खड़ी बोली और उर्दू की असल करार जो है मसूद हुसैन ख़ान है आपका आंसर, या फिर मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर हैं, शौकत सब्ज़बारी हैं, ज्ञानचंद्र जैन हैं। उम्मीद करता हूँ आप गड़बड़
कर गए होंगे। आप आंसर जो है भूल करके भी यहाँ पर मसूद हुसैन ख़ान को मत लगा देना। मसूद हुसैन ख़ान ने कहा है कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणा की आमेजिश से निकली। खड़ी बोली और हरियाणा की आमेजिश का नज़रिया, और सिर्फ खड़ी बोली का पूछा जाए तो ज्ञानचंद्र जैन आपका आंसर सही होगा। याद रखिएगा, ज्ञानचंद्र जैन खड़ी बोली को उर्दू की असल करार ज्ञानचंद्र जैन ने दिया है। इसके बाद में अगला सवाल है, लिसानियात की 4 शाखें हैं, दर्जा झेल में से कौन सी शाख नहीं है? तो लिसानियात की जो 4 शाखें हैं उनमें से कौन नहीं है? क्या सूतियात है, सर्फियात है, मानियात है, और इसके बाद में है लिसानियात। तो आपका आंसर क्या होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए। तो आपका आंसर इसमें जो है वो सही होगा। जो लिसानियात की 4 शाखें हैं उनके दर्जा में से कौन सा नहीं है? देखिए, सबसे पहले सूतियात शामिल होता है, आपको मालूम होना चाहिए। सर्फियात भी है, और साथ साथ में सर्फियात के बाद में मानियात भी है। इसके बाद ये जो लिसानियात दे रखा है, दरअसल ये ज़बान है मुकम्मल तौर पे। जो लिसानियात के जो 4 हिस्से हैं वो नहीं है, इस 4 हिस्सों को मिला करके लिसानियात बनी है, ये आपको याद रखना है। तो चौथा आपका जो इसमें होगा, 4 कौन कौन से मिलाए जाएंगे? तो सर्फियात है, सूतियात है, मानियात है, और साथ साथ में नहवियात आपको याद होना चाहिए। नहवियात को हर हाल में याद रखना है। आगे देखिए, सवाल है, किस माहिर लिसानियात ने दो आबे गंगो जमन और हरियाणा को उर्दू का मस्कन करार दिया और लिखा है कि उर्दू पाली से निकली? तो ये किसका नज़रिया है? उम्मीद करता हूँ कादरी ज़ोर का है, अख्तर औरैनबी का है, नसीरुद्दीन हाशमी का है, शौकत सब्ज़वारी का है। देखिए, दक्कन में उर्दू पैदा हुई है तो नसीरुद्दीन हाशमी है। यहाँ से एक आंसर काट दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने काट भी दिया होगा, क्योंकि ऐसे बहुत आसान सा सवाल है। अच्छा, उर्दू मागधी से निकली, ये अख्तर औरैनबी का नज़रिया है, ये भी आप हटा दीजिए। कादरी ज़ोर का नज़रिया आपको मालूम होना चाहिए। कादरी ज़ोर उर्दू जो है वो हरियाणा से निकली है, यह कादरी ज़ोर का नज़रिया है। अब इसमें आपका आंसर जो सही होगा, देख लीजिए सवाल, दो आवे गंगो जमन से जो निकली है उसके बताया गया है। तो आपका आंसर किसका, कौन सा सही होना चाहिए? शौकत सब्ज़वारी का सही होगा। आंसर आपका 4 सही होने वाला है, शौकत सब्ज़वारी। आज थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट बड़ा रखा गया, डिज़ाइन बड़ी रखी गई, इसको छोटा करेंगे और डिज़ाइन बदल करके चारों ऑप्शन एक बार में दिखने चाहिए, ऐसा वीडियो अब की बार लेकर के आएंगे। सूतियात लिसानियात की वो शाख है, सूतियात लिसानियात की वो शाख है जिसमें किसी ज़बान की आवाज़ का मुताला किया जाता है। किस ज़बान की किन आवाज़ों का मुताला किया जाता है? यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग गड़बड़ है। सूतियात लिसानियात की वो शाख है जिसमें किसी ज़बान की आवाज़ों का मुताला किया जाता है। क्या मानी का किया जाता है मुताला सूतियात में, सूतियात की लिसानियात की वो शाख में, या फिर फ़ौमीनियात का, या मखारिज का, या मुसम्मते का? तो आपका आंसर सही होगा सी, मखारिज का मुताला किया जाता है। मखारिज याद रखिएगा, सूतियात लिसानियात की वो शाख है जिसमें ज़बान की आवाज़ों के मखारिज का मुताला किया जाता है। आगे है मसनबी फूलबन। फूलबन के बारे में खूब पढ़ाया है। मसनबी फूलबन अब्दुल्ला कुतुब शाह की मदह में कितने अशार लिखे थे इब्ने निशाती ने? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। 38 अशार कि 13 अशार, 81 अशार या 50? तो इसमें क्या आपका आंसर सही होगा? क्या 38 सही होगा, क्या 13 सही होगा, इसके अलावा 81 और 50, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? यानी मसनबी फूलबन में कितने अशार लिखे गए? जल्दी फटाफट जवाब दीजिए। तो इसमें आपका आंसर सही होगा 38 अशार अब्दुल्ला की मदह में लिखे गए। 39 सनतों का इसमें इस्तेमाल हुआ है। मसनबी फूलबन अपनी तरकीबी लिहाज से किस दास्तान से ज़्यादा मुशाबा रखती है? यानी ऐसी वो कौन सी दास्तान है जिससे ये मुशाबा रखती है? मसनबी फूलबन नौतरज मुरस्सा से, महरनीम अफरोज़ दिलवर से, या अलिफ लैला से, या इसके अलावा है हातिम ताई? तो इनमें से कौन सही होगा? किससे मुशाबा रखती है मसनबी फूलबन? नौतरज मुरस्सा, महरनीम अफरोज़, अलिफ लैला, हातिम ताई? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ। अलिफ लैला याद रखिएगा, इसको रट जाइए बिल्कुल। अगला सवाल है, मसनबी फूलबन में मरकज़ी किस्से कितने हैं? गौर कीजिएगा, कुल किस्से नहीं पूछे गए, कुल जो मरकज़ी किस्से हैं वो पूछे गए। 3, 7, 6 या 7? 7 2 बार दे दिए गए हैं, ये गलत है। तो कितने मरकज़ी किस्से हैं? तो उम्मीद करता हूँ याद रखिएगा, अगर सब कुल पूछे जाएँ तो 6 हैं,
और सिर्फ मरकज़ी पूछे जाएँ तो आपका आंसर होगा 3। इसके बाद अगला सवाल देखिए, मसनवी फूल वन में उन्वानात की तादाद 20 है, 30 है, 40 है, या फिर 60 है। 20, 30, 40, 60, इनमें से आपका आंसर क्या सही होगा? कितने उन्वान हैं टोटल मसनवी फूल वन में? तो याद रखिए इसमें 20 उन्वान है टोटल मसनवी में। और इसके बाद में आगे देखिए, जमील जालवी के मुताबिक फूल वन किस सदी में लिखी गई? जमील जालवी 20वीं सदी यानी 1921 में लिखी गई है, 1855 में लिखी गई है, 1655 में लिखी गई है, या फिर 1755 में लिखी गई है। मसनवी फूल वन पे मैंने कहा था 1744 अशार हैं इसमें, लेकिन लिखी कब गई है तो ये आपको बताना है। याद रखिए जमील जालवी हो या कोई भी हो, सभी ने 17वीं सदी यानी 1655 को सही माना है मसनवी फूल वन का सन। बस यहीं तक बात करते हैं। इतने क्वेश्चनों में कोई गलती है तो ज़रूर बताइएगा। कल से इनका फ़ॉन्ट ऐसे कर देंगे कि चारों ऑप्शन एक ही बार में आपको दिखने चाहिए। अब इसमें जो भी गलती हो बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा अगर आप गलती बताते हैं। और आपका कोई मशवरा है तो दे सकते हैं। और मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए। आप कुछ अपने देखने का और इसके नज़रिए का कुछ अपना सबूत दीजिए। पसंद आए तो ठीक है लाइक, नहीं तो डिसलाइक कीजिए आप।